नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज किसान साथियों जिस टॉपिक पर बात करने वाले बहुत अहम टॉपिक है वो है कि बैंगन की जिन किसान साथियों ने नर्सरी डाल दी है उनके लिए भी है और जिन किसान साथी अभी डालने जा रहे हैं तो उनके लिए भी है। ये दोनों किसान भाइयों के लिए अपडेट है कि जो बैंगन की हम खेती में नर्सरी करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट जो है उसका नर्सरी का ही होता है, तो हमें उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कितने बीज लेना चाहिए और नर्सरी डालते समय क्या क्या उसमें मिक्स करना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर पूरी बात करेंगे। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और जो किसान साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करके दबाएं, ताकि समय पर आपको आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आपको मिल जाए, ताकि आप जानकारी से छूते न रह पाएँ। तो किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है किसान साथियों कि जिन किसान साथियों ने अभी बैंगन की जो नर्सरी है वो भाइयों ने जो डाल चुके हैं उनके लिए भी, नहीं डाले उनके लिए भी है। तो जो किसान भाई नर्सरी डालने वाले हैं तो सबसे पहले मैं उनके लिए बताता हूं कि किसान साथियों उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि किसान साथी करते क्या हैं कि जब हम बीज लाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि बीज तो वो उपचारित है ही, तो हम उसमें आगे क्या मेहनत करें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने जैविक तरीके से नर्सरी डालनी है और अच्छी सी नर्सरी उगानी है तो आप जैविक मेथड से अगर उसको ट्रीट करके बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और रसायन ने तो आपका कितना भला किया है वो तो पूरा जग ही जानता है कि रसायन ने क्या फ़ायदा किया, लेकिन फिर भी मैं आपको दोनों तरीके आज बताने वाला हूँ। मैं रसायन से भी बताऊँगा और आपको जैविक भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो रसायन से करने वाले हैं उनके लिए है कि जैसे कि आप तो बीज कंपनियाँ कहती हैं कि 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम। मैं इस पर नहीं जाता, क्योंकि मैंने बैंगन की खेती की है। तो बैंगन की खेती में मुश्किल से 1 एकड़ का 30 ग्राम बीज काफ़ी है। 3 पैकेट आप ले लो, भरपूर मात्रा में हो जाएंगे, आप पड़ोसियों को भी उसकी पौध दे दोगे। और जो वैज्ञानिक कहता हो कि नहीं 60 ग्राम 70 ग्राम, तो वो वैज्ञानिक किसान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। क्यों? वो उसका 400-500 रुपये वो भट्टे में डालने वाला है। क्यों? वो कंपनियों से पैसा खाया होता है, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे दलाल हो, वो कंपनियों से पैसा खाया होता है, इसीलिए वो ज़्यादा बीज खरीदवा देता है, जिससे किसान परेशान, फिर वो नर्सरी इधर उधर अपनी बहाता फिरता है। तो क्योंकि हर किसान की क्षमता नहीं कि वो नर्सरी को बेच ले, तो आपको 1 एकड़ में 30 ग्राम से ज़्यादा बीज नहीं लेना है, क्योंकि एक सीड के पैकेट में लगभग 2000 बीज निकलता है। और 3 पैकेट को अगर हम मिलाएंगे मान के एवरेज, तो 6000 बीज हमारे पास हो गया। और 6000 बीज में से अगर हमारा मान लो 3000 मर भी गया तब भी हमारे पास 3000, अगर 50% का भी जर्मिनेशन आता है तब भी हमारे पास 3000 जो है पौधा होता है। और 3000 पौधा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। क्यों? जो दूरी वैज्ञानिक बताते हैं वो भी गलत बताते हैं। अगर आपने भरते वाली मोटी वैरायटी लगाई है तो आपको मैं डायरेक्शन आगे वीडियो दूंगा उसका, तो किस तरीके से आपको लगाना। आज नर्सरी का टॉपिक है तो नर्सरी के टॉपिक के ऊपर आपको बात करेंगे। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, आगे चला जाता हूँ। तो नर्सरी के टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो आपका ट्रीट बीज है आप उसको क्या करें, पानी में धुल दें। पानी में धुलाई करने के बाद, क्योंकि वो थीरम आता है, वो पता नहीं कैसा किया होगा कैसा नहीं किया होगा, क्योंकि कंपनियों का तो मकसद ये केवल सीड को थोड़ा सा बचा के रखो, लाल पीला करके दे दो। और बहुत सी तो कंपनियाँ ऐसी हैं जो उसमें लाल पीला ही कर देती हैं, कुछ नहीं होता उसमें। हकीकत तो यही है, तभी वो जर्मिनेशन रेट गिरता है। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए कि बाज़ार से अगर हम कोई भी रासायनिक फंगीसाइड लेते हैं तो हमें रासायनिक फंगीसाइड को ही बिजाई करते समय, जिस टाइम नर्सरी डालेंगे उस टाइम आप अपनी एरिया के अनुसार जो कंपोस्टिंग खाद ले लो सड़ी हुई, और उसी में आप उस फंगीसाइड को अच्छे से मिक्स कर दो। आप कोई भी फंगीसाइड अगर मिक्स करें तो उसमें आप गुड़ का पानी ज़रूर थोड़ा सा ऐड कर दें, जिससे कि वो कोई भी बैक्टीरिया है वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि जो रसायन में भी बैक्टीरिया है वो भी आयुर्वेद का ही है। वो रसायन के द्वारा, मतलब हॉट प्रोसेसिंग से वो बनाया गया, इसीलिए वो रासायनिक हो गया है। और जो भी बैक्टीरिया कोल्ड प्रोसेस से बनेगा वो जैविक पद्धति में आ जाएगा, क्योंकि उसमें 100% वो कॉलोनी जीवित होती है। और जितना भी हॉट प्रोसेसिंग का सिस्टम है वो हाई टेम्परेचर पर जब जाके इसको बनाते हैं तो वो रसायन में कब तब्दील होकर वो भयंकर रूप ले लेती है। जैसे एक सैंपल मैं आपको बताता हूँ कि समुद्री नमक अगर आप ये पिसा हुआ खा रहे हो तो आप जिंदा जहर खा रहे हो, और वही अगर आप कंकड़ी वाला खा रहे हो तो अमृत खा रहे हो। मतलब है दोनों नमक ही, लेकिन वो जहर क्यों हो गया? क्योंकि 1200 डिग्री टेम्परेचर पे जब वो गर्म हॉट प्रोसेस से तपाया जाता है तो वो जिंदा जहर बन जाता है। उसके जितने भी खनिज तत्व मारे जाते हैं और रासायनिक तत्व उसमें क्रियाएं होने लगती हैं, वो हानिकारक हो जाता है। लेकिन कंकड़ी वाला आप खाओगे तो उसमें 85 से 86 खनिज तत्व होते हैं, वो आपको फ़ायदा देगा। तो इसीलिए ऐसे ही सिस्टम है उसका। तो हमें क्या करना, बीज को अच्छे से पानी से धो लेना है
और धोने के बाद कोई भी एक बाज़ार से आप फंगीसाइड ले लो, चाहे आप रेडोमिल ले लो, चाहे आप कैप्टान ले लो, चाहे आप जो है यूपीएल का साफ आता है उसको ले लो। मेरा मकसद यही है, आपने जो भी फंगीसाइड अभी यूज किया है कंपोस्टिंग के दौरान, उसी फंगीसाइड को आपको तब लेना है जब आप उसको नर्सरी को उखाड़ेंगे और रोपाई के लिए ले जाएंगे। तो जड़ों का शोधन भी हमें उसी से ही करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जिसमें चाहे आपने यूपीएल का साफ लिया है तो बुवाई के टाइम आपने वो डाला है, तो आपको रोपाई के टाइम भी उसी से जड़ें ट्रीट करनी पड़ेंगी और उसी से पहली ड्रेंच करनी पड़ेगी। इस बात का पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आप उसकी कंपनी भी ना बदलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम आपने ले लिया साफ में, अब आपने ये सोचा कि नहीं अब तो साफ का केवल मैंकोजेब ही ले लें या कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब हम दूसरी कंपनी का ले लें, तो आप वो भी मत लेना, क्योंकि सबकी जो टेक्निक है बनाने की वो अलग अलग पद्धति है। किसी की अलग देश की मशीन है, किसी की अलग देश की मशीन है, कोई किसी टेम्परेचर पर पका रहा, कोई किसी टेम्परेचर पका रहा, सबका सिस्टम अलग अलग है। तो इसीलिए आपको एक ही कंपनी का तीनों बार लेना। आप किसी भी कंपनी का कोई भी फंगिसाइड ले लो, ये आपको ध्यान रखना है, बदलना नहीं है कंपनी को। दूसरी अब बात आती है जैविक से। तो जैविक में बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा से आप ट्रीट कर सकते हो। तो ट्राइकोडर्मा से आप जो है पाउडर ले लो और पाउडर लेके वो 30 ग्राम बीज को अच्छे से पानी से धो, जिसका वो लाल कलर है वो छूट जाए, और छूटने के बाद अब आप उस पर थोड़ा सा गुड़ का पानी का छींटा मारो और उसके ऊपर आप पाउडर डाल दो और अच्छे से उसको मिक्स करके छायादार जगह में सुखा के आप उसकी नर्सरी डाल सकते हो। और ट्राइकोडर्मा पाउडर को भी आप जो भी कंपोस्टिंग खाद नर्सरी में डालोगे तो उसी तरीके से आप उसको 5-6 दिन पहले ट्राइकोडर्मा को उसमें डाल के गुड़ के पानी का छींटा दे देना और किसी बोरी से ढक के रख देना। 5-6 दिन बाद उसको निकालना और जहाँ भी आपको नर्सरी बनानी है वहाँ पे आपको डाल देना है और डाल के फिर आपको बीज की रोपाई कर देनी है। तो ये तो हो गया भूमि शोधन नर्सरी के लिए। अब हो गया क्या, आपने बीज शोधन कर लिया, फिर आपने भूमि शोधन कर लिया। अब उसके बाद जब आप उसको उखाड़ के रोपाई के लिए रेडी करेंगे तो रोपाई भी आपको कम से कम आधा घंटा वो जड़ें ट्राइकोडर्मा के लिक्विड में आपको डुबा के रखनी है। वो पाउडर को 250 ग्राम घोल लेना एक डब्बे में और उसमें जड़ें डुबा के रख देनी आधे घंटे तक। आधे घंटे के डुबाने के बाद जब पहली आप ड्रिंच करोगे उसके बाद रोपाई के बाद, तो ट्राइकोडर्मा की ही आपको करनी है। इसी सिस्टम में अगर आपको बेवरिया बेसियाना लेना है तो बेवरिया बेसियाना में भी आप कर सकते हो, यही तीनों मेथड रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप मेटारिजियम में कर सकते हो तो आप उसमें भी करोगे। इसी तरीके से अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर में करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। और यही प्रक्रिया अगर आप गौ कृपा अमृतम में करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरे मेथड बनाए हैं। तो आपको कितना लेना, 30 ग्राम बीज में मुश्किल से 50 ग्राम पाउडर लगेगा आपका बीज ट्रीटमेंट में। चाहे बेवरिया बेसियाना ले लेना, चाहे वो ले लेना। और अगर वेस्ट डिकम्पोजर या गौ कृपा अमृतम आपके पास लिक्विड में है तो एक कपड़े में बांध के सारे बीज को एक मग के अंदर उसमें आप डुबा देना। आपको कम से कम नहीं तो 3-4 घंटे के लिए डुबा देना है, जिससे वो अच्छे से उसके अंदर शोधन कर ले। उसके बाद छायादार जगह में सुखाना है और आपको रोपाई कर देनी है। तो इसी तरीके से जैविक का मेथड होगा और रासायनिक का आपको मैंने बताया ही है। आपको जैविक में भी यही प्रक्रिया दौड़ानी है। अगर आपने ट्राइकोडर्मा लिया तो तीनों फंक्शन मोड में आपको ट्राइकोडर्मा लेना है। अगर आपने बेवरिया बेसियाना लिया है तो आपको बुवाई से लेकर रोपाई तक आपको बेवरिया बेसियाना लेना है। इसी तरीके से मेटारिजियम है या वेस्ट डिकम्पोजर है या गौ कृपा अमृतम है, आपको तीनों मेथड में एक ही काम करना है। अगर आप अदल बदल के करते रहोगे तो आप डंपिंग की समस्या रोक ही नहीं पाओगे। और ज़्यादातर कारण डंपिंग का यही हो रहा है कि हमने जो बीज शोधन किया वो किसी से किया, फिर जब रोपाई उसकी जो नर्सरी डाली वो किसी दूसरी डाल दी, जब हमने रोपाई के लिए पौध शोधन किया तो हमने दूसरे डाला, जब ड्रेंचिंग की तो तीसरी डाल दी। ये मिस कॉम्बिनेशन से डंपिंग की समस्या बढ़ रही है। तो ये आपके लिए आज विशेष वीडियो होने वाला है। और अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको रिजल्ट दिलाऊंगा। क्यों, मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि डंपिंग समस्या बढ़ क्यों रही है। ये डंपिंग इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि हम भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न रोपाई में सिस्टम अपना लेते हैं अलग अलग बदल के। वो हमें नुकसान दे रहा है क्योंकि सबकी प्रक्रिया अलग अलग है। कंपनियां नहीं बताएंगी, टेक्निकल सबका एक है लेकिन फीचर सबके अलग अलग। अगर है नहीं तो एक कह रही है 200 ग्राम, एक कह रही 150 ग्राम, एक कह रही 250 ग्राम, सबका मेथड अलग है। तो इसीलिए जो कंपनी आपको पकड़नी है वो 3 मेथड के लिए एक कंपनी पकड़ लेनी है, उसके बाद फिर आप दूसरी पकड़ लेना, फिर तीसरी पकड़ लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बिजाई से लेके और रोपाई तक एक ही मेथड आपको रखना है। तो इस चीज़ की आप गांठ बांध लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि जितने में बीज शोधित हो सके उतना ही आपको लेना है। और
हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें कंपोस्टिंग खाद का यूज ज़्यादा करें, जिससे नर्सरी हमारी बहुत अच्छी आए। और किसी भाई की अगर नर्सरी में कोई दिक्कत आ रही है, और जिन भाइयों ने लगा ली, अब मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि जिन भाइयों लगा चुके हैं तो वो क्या काम करेंगे, उसमें ट्राइकोडर्मा का जिस चीज़ से किया है उसी का वो स्प्रे देंगे, उसमें उसी का स्प्रे देंगे। तो ये दोनों लोगों के लिए कारगर है। वो कंपोस्टिंग में ऐसे मिलाएं और बुरक दे उसके अंदर, नर्सरी के अंदर, तो वो कार्य करेगी। और नहीं तो जब सिंचाई करते हैं तो उसके साथ वो घोले में चला दें, तो वो सारी कंपोस्टिंग पानी के साथ चली जाएगी। तो यही सारे मेथड हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट धन्यवाद।